बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का तहे दिल से स्वागत है। तो देर न करते हुए चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम आनंद। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। हजारीबाग में चलाई जा रही है पूर्वी भारत हरित क्रांति विस्तार योजना। कोडरमा और सिमडेगा के दूध उत्पादकों को पुरस्कृत करने की है योजना। प्याज के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा रेड। अब समाचार विस्तार से। जिला हजारीबाग में चावल और गेहूं की उपज और उत्पादकता बढ़ाने के लिए केंद्र प्रायोजित पूर्वी भारत में हरित क्रांति की विस्तार योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को जिंक, बोरेक्स, लाइम सहित सूक्ष्म पोषक तत्व, खरपतवार नाशी एवं बीजोपचार के लिए दवा की खरीदारी पर अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही सिंचाई पंप सेट, मिनी राइस मिल सहित अन्य कृषि उपकरणों के लिए भी अनुदान देने का प्रावधान है। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला कृषि कार्यालय हजारीबाग में आवेदन दे सकते हैं। कोडरमा और सिमडेगा जिला में दूध उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रगतिशील दूध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कृत करने की योजना है। इस पुरस्कार वितरण योजना में भाग लेने के इच्छुक दूध उत्पादक अपने जिला के जिला गव्य विकास कार्यालय में 25 दिसंबर तक आवेदन दे सकते हैं। आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ अपना पूर्ण बायोडाटा, सफलता की कहानी, गायों के साथ गौशाला और हरा चारा उत्पादन का रंगीन फोटो भी देना अनिवार्य है। राज्य के जो किसान इस मौसम में चना की खेती कर रहे हैं, वे फसल तैयार हो जाने के बाद इसकी उपज से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसका मूल्य संवर्धन करें। मूल्य संवर्धन करने के लिए प्रसंस्करण द्वारा चना से कई खाद्य सामग्री तैयार कर उसे बाजार में बेच सकते हैं। किसान भाइयों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि अगर दाल का मूल्य संवर्धन करना है तो आप जो है दाल से सबसे पहले जो है बेसन बना सकते हैं। बेसन में फिर दाल से सत्तू बना सकते हैं। बेसन से जो है बेसन, अगर आप बेसन को भी टर्सरी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो बेसन से उसका बर्फ़ी बनता है, लड्डू बनता है और बहुत सारा प्रोडक्ट और भी बनता है। बच्चों के लिए वीनिंग फूड बनता है। दलिया का भी प्रयोग हम दाल के लिए कर सकते हैं। प्याज की खेती के लिए जल्द से जल्द फसल लगाने का काम पूरा कर लें। प्याज के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा रेड, पूसा रत्नाकर, N53, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण या एग्री फाउंड डार्क रेड लगाएं। किसान भाइयों, प्याज फसल की खेती के लिए 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। प्याज फसल से ज़्यादा उपज लेने के लिए उन्नत प्रभेद पूसा रेड, पूसा रत्नाकर, N53, अर्का निकेतन, अर्का कल्याण या एग्री फाउंड डार्क रेड लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता औसतन 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई, आप यदि मूंगफली की खेती करते हैं तो छिलके से दाना को अलग करने के लिए कृषि उपकरण ग्राउंड नट डीकोर्टिकेटर की सहायता ले सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 5 क्विंटल प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे मिर्च फसल में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें। हम सभी जानते हैं कि कई पक्षी बड़े चाव से कीट पतंगे खाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मिर्च की खेती करने वाले किसान अपने खेत में पक्षियों को बैठने के लिए पक्षी आश्रय स्थल बनाएं। प्रति एकड़ की दर से एक पक्षी आश्रय स्थल जरूर बनाएं। पक्षी फसल में लगने वाले कीटों को मारकर खा जाएंगे। इससे मिर्च फसल कीटों से मुक्त रहेगी। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। तो आज की पहली जानकारी है आलू फसल में कीट व्याधि प्रबंधन के बारे में। तो आइए लेते हैं जानकारी। कई प्रकार के कीट एवं बीमारियों के कारण आलू की फसल नष्ट हो जाती है। आलू में लगने वाले प्रमुख कीट कटवार्म, टोबैको कैटरपिलर, लाही और सफेद मक्खियां हैं, जबकि झुलसा रोग के कारण भी फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल पाती है। कटवार्म के कारण हरी भरी फसल नष्ट हो जाती है और इस कीट का इस समय काफी प्रकोप है। टोबैको कैटरपिलर के कारण आलू के पौधों के पत्ते नष्ट हो जाते हैं और कंदों की बढ़वार सही ढंग से नहीं हो पाती है। तरीका है कि अगर आपकी पहचान सही है तो आपका जो प्रबंधन है वो भी ठीक होगा। किसान भाई सबसे पहले ध्यान दें कि आलू में कौन सा कीट और बीमारी है। कई बार आपको लक्षण देख करके पता चल जाता है कि ये कीट है, तो इसका प्रबंधन उसी तरीके से करते हैं। तो किसान भाई अगर हम कीटों की बात करते हैं तो काफ़ी किसान का फ़ोन आ रहा है, काफ़ी किसान चिंतित हैं कि उनका जो फसल है वो दिन में आराम से देख रहे हैं कि ठीक है, लेकिन दूसरे दिन जाके सुबह देख रहे हैं तो कट के गिरी हुई है। तो ये जस्ट शिकायत कर रहे हैं कि ऐसे कट के क्यों गिर रही है। किसान भाई इसमें ध्यान दें कि यह एक कीट के द्वारा होती है जिसको हम कटवर्म बोलते हैं। यह कटवर्म कीट अपना अंडा आलू के पत्तों के ऊपर देता है और उससे जो आपका जो पिल्लू है वो निकल करके ज़मीन में जहाँ पे आपके ढेले हैं, किसान भाई ध्यान दें, जो खेत में जैसे ढेले होते हैं मिट्टी के, उनके नीचे में ये कीट छुपा हुआ रहता है दिन में, और जैसे ही रात होती है वहाँ से निकल करके फसल को पहले जब छोटा रहता है तब पत्तियों को काट के खाता है और जैसे जैसे बड़ा होता है तना काट करके और फसल को गिरा देता है। तो ये कटवर्म नामक कीट है जो आपकी फसल को इस समय बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरा है, कई बार हम देखते हैं कटवर्म से ही मिलता जुलता कीट है जो आपकी खेत में बहुत सारी जैसे ऐसे देखते हैं कि पत्तियों को पूरा चट कर गया है। किसान देख रहे हैं कि आपका जो पत्तियां हैं कुछ सही दिख रही हैं लेकिन कुछ पैच में शुरू होकर के पैच में वहाँ से ख़त्म हो रही हैं और बढ़ती जाती हैं, तो लगता है कि कोई जानवर जैसे चर गया हो। तो यह एक जिसको हम टोबैको कैटरपिलर बोलते हैं, जो तंबाकू का मुख्य कीट है, लेकिन इसमें आपका जो आलू है उसमें पूरी पत्तियों को खा करके नष्ट कर देता है, जिससे आपका जो कंद का साइज है वो छोटा रह जाता है। आसमान में बादल छाने के साथ ही लाही का प्रकोप बढ़ जाता है। ये कीट मोज़ेक नामक वायरस के वाहक होते हैं। सफेद मक्खियाँ सीधे तौर पर फसल को नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन यह कई प्रकार के वायरसों को पौधों की पत्तियों में छोड़ती है जो फसल को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जैसे अगर बादल आएंगे तो बादल आने के बाद में उसके 1-2 दिन बाद में बहुत ज़्यादा आपका लाही का प्रकोप होगा। उस लाही के प्रकोप से आप देखेंगे कि पत्ते आपका पूरा उसके ऊपर लस सा लग जाएगा और आपका जो पत्तों का जो पौधों का बढ़वार है रुकेगा। बढ़वार रुकने से आपका कंद का साइज छोटा हो जाता है। किसान भाई इस पे भी आप ध्यान दें। लेकिन और जब कई बार देखते हैं इसी कीट की वजह से आपका जो पत्तियां सिकुड़ी हुई दिखाई देती हैं, पीली हो जाती हैं, जिसको हम मोज़ेक बीमारी, वायरस की बीमारियां होती हैं जो मोज़ेक बीमारी जिसको बोलते हैं। ये कीट जो लाही है उस बीमारी को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाने का काम करता है। इसके साथ में सफ़ेद मक्खी भी होती है, वो आपको प्रत्यक्ष रूप से इतना नुकसान नहीं करती है, लेकिन आपका जो कीट है उसके संचरण से जो वायरस वाली बीमारियां वो फैलती हैं। उसके बाद में हम बीमारियों पे आ रहे हैं। तो बीमारियों की जैसे बात की, वायरस वाली बीमारी और एक दूसरी बीमारी जिसको आप बहुत ज़्यादा देखते हैं कि अगर आपके खेत में जैसे ही तापमान गिरता है और पाला लग जाता है, पाला लगने के बाद में किसान भाई देखते हैं कि पूरा आपका जो आलू की खेती है वो पूरी झुलस जाती है।
यह होता है कि जब पहले आपका पाले का प्रकोप होता है, उस पाले के प्रकोप से लगने के बाद में वहाँ पर एक फंगस है जो ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से आपको झुलसा बीमारी आती है और आपको पूरा खेत पूरा जला जला दिखाई देता है, जिसको हम लेट ब्लाइट भी बोलते हैं। यह बीमारी मुख्य रूप से झारखंड में बहुत ज़्यादा आलू में आप प्राय देखते हैं। तापमान कम होने और पाला पड़ने पर आलू में झुलसा रोग का संक्रमण होता है। इस रोग से प्रभावित फसल की पत्तियां झुलस जाती हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सही ढंग से नहीं हो पाती है। किसान भाई पहले ध्यान दें कि जैसे आपने पूछ रहे हैं कि प्रबंधन, हम नियंत्रण पे बात नहीं करके प्रबंधन पर बात करते हैं। अगर आपका फसल लगा हुआ है तो उसमें आप कुछ जैविक जो आपका रासायनिक कीटनाशक हैं उनके अलावा कुछ और नियंत्रित करें। अगर आपके में कटवर्म लगा हुआ है तो किसान भाई जहाँ पे अगर ढेले हैं उनके नीचे आपको वो कीट मिल जाएगा। ऐसी अवस्था में या तो ढेले नष्ट करिए या आप उसमें फ्लड इरिगेशन कीजिए। जो आपका सिंचाई है उसको अच्छे से सिंचाई करेंगे तो उससे क्या होगा कि कई बार हम मेड़ पे बुआई करते हैं और नीचे नीचे आपका सिंचाई होता है लेकिन ऊपर में नहीं पहुंचता है। उस अवस्था में आपका कीट ऊपर छुपा हुआ रहता है, तो उसमें अगर हो सके तो आप एक बार ऐसा इरिगेशन करिए कि सारा आपका मेड़ डूब जाए, तो उससे ये कीट का प्रबंधन अपने आप हो जाएगा। इन कीटों और रोगों से बचाव के लिए कई जैविक और पारंपरिक उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें प्रकाश पाश या येलो ट्रैप शामिल है। और उसी में दो एक हो रहे हैं कि आप लाइट जो ट्रैप है, प्रकाश पास लाइट ट्रैप, आप 100 वाट का जो बल्ब है वो खेत में लगा दीजिए और नीचे में आप किसी टब में पानी भर करके उसमें थोड़ा सा केरोसिन पानी डाल करके आप लाइट को जलने दीजिए और नीचे में जैसे उसका जो पतंगा रहता है वो आपको लाइट की तरफ आएगा और आकर्षित होकर मरेगा, तो उससे आपकी आगे की संख्या जो कीट की है वो नहीं बढ़ेगी। कई बार जैसे लाही के इनके नियंत्रण के लिए हम बोलते हैं कि येलो स्टिकी ट्रैप, जो पीला पास है किसी पीले पदार्थ पर आप ग्लू लगा करके आप खेत में जगह जगह चिपका दीजिए, उस पर आपका काफ़ी कीट आकर के प्रतिकर्षित होकर के और चिपक के मरेगा। ये कुछ तरीके हैं जो किसान भाई कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में अगर हमें छिड़काव करना हो तो पाला पड़ने के कारण आलू की फसल लेट ब्लाइट नामक रोग से संक्रमित होती है। इससे बचाव के लिए खेत में नमी बनाए रखें एवं विभिन्न प्रकार के कवकनाशी दवाइयों का छिड़काव समय रहते करें। कई बार देखते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि सुबह आज पाला गिरेगा तो उस अवस्था में आप जो गंधक है सल्फर 1 ppm मतलब 1 ml को 1 लीटर पानी में मिला करके उसका छिड़काव करने से भी पाले का प्रकोप कम होता है और आपकी बीमारी नहीं आएगी। अगर बीमारी आपको लग गया है, ये चीज़ें नहीं किए हैं, तो उस बीमारी को रोकने के लिए एमिस्टर एजोक्सिस्ट्रोबिन जो एमिस्टर के नाम से मिलता है 1.5 ml प्रति लीटर पानी का छिड़काव करें। हो सकता है अगर यह कीटनाशक एक बार छिड़काव करने के 6 से 7 दिन के अंतराल पर आप साफ जो जो 2 इंसेक्टिसाइड कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का मिश्रण है उसको 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से दूसरा छिड़काव करें। दोनों जो फंजीसाइड हैं कवकनाशी हैं उनका अंतराल पर घुमा कर छिड़काव करेंगे तो आपका जो झुलसा बीमारी है वो नियंत्रित होगा। आलू एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है। कीट एवं बीमारियों के प्रकोप के कारण आलू की खेती करने वाले किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इससे बचाने के लिए रोग एवं कीटों की पहचान कर समय रहते उपाय करें। बारी है दूसरी जानकारी की। तो आज की दूसरी जानकारी उन लोगों के लिए है जो खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन मुर्गी पालन भी करते हैं। जी हाँ, मुर्गियों से संबंधित है ये जानकारी। मुर्गियों की व्यावसायिक पालन और लाभ हम कैसे उठा सकते हैं, इस विषय पर है जानकारी। तो लेते हैं जानकारी। झारखंड की जलवायु और परिवेश मुर्गी पालन के लिए उपयुक्त है। यही कारण है कि जनजातीय क्षेत्रों में पारंपरिक रूप से मुर्गी पालन किया जाता रहा है। आमतौर पर शौकिया तौर पर घर में स्थानीय निवासी 10-15 मुर्गियां पालते हैं, लेकिन ज्यादा संख्या में मुर्गी पालन कर इसे व्यावसायिक स्वरूप भी प्रदान किया जा सकता है। लेकिन अभी इस भावना को नया रूप देने के लिए हम लोग जो तरीका अपनाने के सोच रहे हैं, इसको हम घर की पिछवाड़ा में मुर्गी पालन और इस मुर्गी पालन को व्यावसायिक रूप में कैसे लिया। हम जैसे घर के पिछवाड़े में जैसे बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोडक्शन कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 ये 10 से 15 मुर्गी पालते हैं। लेकिन इसको व्यावसायिक तौर पे लिया जाए तो आपको कम से कम 25 से 50 मुर्गी पालना पड़ेगा। तो आप क्या करिएगा, पहले आपको ध्यान में रखिए कि मुर्गी का जो चूजा आप लाएंगे
वो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। हमारे घर में जो मुर्गी होता है वो देसी की नस्ल का है, उसका अंडे उत्पादन क्षमता, उसका ग्रोथ, उसका जो मीट प्रोडक्शन होता है बहुत ही कम होता है। साल में 30 से 40 अंडा देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 देगा। अंडे का वजन भी कम होता है, छोटा होता है। उसका मीट प्रोडक्शन क्वालिटी भी 1 से 1.5 किलो से ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन बाज़ार में बहुत बढ़िया नस्ल की एकदम देसी जैसा मुर्गी, जिसको हम बैकयार्ड पोल्ट्री कहते हैं, उसे 8-10 वैरायटी आजकल बाज़ार में मिलते हैं। शौकिया अथवा घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए आमतौर पर स्थानीय नस्ल की मुर्गियों का पालन किया जाता है, लेकिन व्यावसायिक तौर पर बैकयार्ड मुर्गी पालन अथवा घर के पिछले हिस्से में मुर्गी पालन करने के लिए विशेषज्ञ वनराजा, कावेरी, दिव्यायन रेड, कॉकरेल अथवा गिरिराजा जैसे प्रजातियों की अनुशंसा करते हैं। एक तो हो गया आपका वनराजा, दूसरा हो गया कावेरी, तीसरा दिब्बन रेड, चौथा हो गया गिरिराजा, कॉकरेल और बहुत सारे। कहाँ से मिलेगा ये चूजा? एक तो आपको मिल जाएगा RK मिशन जो मुराबादी है, वहाँ से आपको बढ़िया चूजा मिल सकता है। दूसरा हो गया कमर्शियल जो पोल्ट्री बाज़ार में आते, वे भी बैकयार्ड पोल्ट्री के तौर पे बच्चा देते रहते, चूजा देते रहते, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। चूजों को स्वस्थ रखने के लिए उनके खान पान एवं आवास व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। चूंकि अभी ठंड का मौसम है, अतः ब्रूडर के तापमान पर विशेष ध्यान दें। मुर्गियों को सर्द हवा से बचाएं एवं लीटर को सूखा रखें। जब अब बच्चों को घर में ले जाइएगा चूजा को, तो आपको क्या सावधानी बरतना पड़ेगा? पहले तो है अभी जाड़े का मौसम आ रहा है, ठंड ज़्यादा होते जाएगा, मुर्गियों का बच्चा ठंड में ज़्यादा अफेक्टेड होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? लाइट का बंदोबस्त करना पड़ेगा। उसको कम से कम 100 पावर वाला बल्ब जो है, और नहीं तो इंफ्रारेड बल्ब जो है, जिससे टेम्परेचर कम से कम 60 से 70 डिग्री तक मेंटेन रहे, वो आपको चूजा का घर में लगाना पड़ेगा। तो चूजा ठंड में बच जाएगा। दूसरी बात है, बल्ब के साथ साथ आप एक काम करिएगा, जहाँ चूजा रखिएगा वो ठंडा हवा ना घुसे। ठंडा हवा घुसेगा तो वो गर्मी निकल जाता है और ठंडा में कपने लगता है, बच्चा मर सकता है। बच्चा जब 1 महीना तक होगा, उसका पहले 1 महीना में आपको खान पान में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या करिएगा, कमर्शियली ज़्यादा दाना देने का ज़रूरत नहीं। आप एक बच्चे का लिए 1 महीना में आपको 1 से 1.5 किलो दाना देना है, और बड़ी किसी दाना होगा जो अब गेहूं का भूसा से मिल सकता है, चावल का छोटा दाना से मिल सकता है, ये सारे मिक्स करके आप दे सकते हैं। चुनिंदा प्रजातियों की मुर्गियों को पालने पर प्रति मुर्गी सालाना 500 रुपए तक की आमदनी की जा सकती है। महीने में, साल में प्रॉफिट हो सकता है। तो आपका पास अगर 10 मुर्गी रहेगा तो सालाना आपको 5,000 रुपया निश्चित इनकम है, और उसमें आपका पूरा खर्चा देने के बाद नेट प्रॉफिट होता है। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है मुर्गी पालन, और किसान का 2 गुना नहीं, इसमें 3 गुना लाभ होता है अगर आप बढ़िया नस्ल का मुर्गी पालें और आप इसको देसी को छोड़ के इसको इंतजाम करें। मुर्गी की कई प्रजातियां बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोडक्शन के लिए उपयुक्त पाई गई हैं, और किसान भाई इससे अतिरिक्त आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसी रही जानकारी? अच्छी थी ना? जी हाँ, जानकारियाँ हमारे पास और भी है, लेकिन आपको तो पता ही है वक्त की कमी है। अगली जानकारी हम आपको अगले अंक में ज़रूर दिलवाएंगे, ये हमारा वादा रहता है। अब फटाफट कागज़ और कलम उठा लीजिए ताकि आप अपनी समस्या और सुझाव हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतज़ार। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।